हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 8वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। ये अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वर्तमान काल में चारों ओर विज्ञान की तूती बोल रही है। मनोरंजन के क्षेत्र में जितने भी सुंदर अन्वेषण एवं आविष्कार हुए हैं उनमें सिनेमा चलचित्र भी एक है। चलचित्र का आविष्कार 1890 ईस्वी में थॉमस एल्वा एडिसन द्वारा अमेरिका में किया गया। जनसाधारण के सम्मुख सिनेमा पहली बार लंदन में लुमेर द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत में पहले सिनेमा के संस्थापक दादा साहेब फाल्के समझे जाते हैं। उन्होंने पहला चलचित्र 1913 ईस्वी में बनाया। भारतीय जनता ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। आज इस व्यवसाय पर करोड़ों रुपया लगाया जा रहा है और विश्व में भारत का स्थान इस क्षेत्र में प्रथम है। पहले चलचित्र जगत में केवल मूक चित्रों का ही निर्माण होता था। बाद में इसका ध्वनीकरण होता गया। तो पहला प्रश्न है, मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे सुंदर अन्वेषण आविष्कार क्या है? तो सबसे सुंदर आविष्कार है सिनेमा या चलचित्र। चलचित्र का आविष्कार किसके द्वारा कब किया गया? तो चलचित्र का आविष्कार 1890 ईस्वी में थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। घ विकल्प सही है। भारत में सिनेमा के संस्थापक किसे माना जाता है? दादा साहेब फाल्के को। सिनेमा निर्माण के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। चलचित्र जगत में पहले किस तरह की फिल्मों का निर्माण होता था? केवल मूक चलचित्रों का। आगे निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जलनिधि तल कर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचल मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यह सवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। रत्नाकर मतलब समुद्र। तो पहला प्रश्न है, रत्नाकर किस तरह हृदय में उत्साह का संचार करता है? गर्जन करके, हवा चलाते हुए, गर्जना करते हुए। आगे, समुद्र को देखकर कवि की क्या इच्छा होती है? अपने प्रिय के साथ जीवन बिताए, समुद्र के किनारे की हवा में जिए, समुद्र विशाल समुद्र को देखता रहे, लहरों की सवारी करके समुद्र का एक एक कोना घूमे। कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। इसमें घ विकल्प सही है। आगे, समुद्र की सतह पर उगते सूर्य का बिंब किस तरह दिखाई पड़ रहा है? तो दिनकर मतलब सूरज, बिंब अधूरा। कमला मतलब लक्ष्मी, कंचन मतलब सोना, मंदिर का मानो कांत कंगूरा। मानो लक्ष्मी जी के सोने के घर का ऊपरी छोर हो, चांदी के घर सरस्वती। पहला विकल्प सही है। क। आगे, लक्ष्मी जी की सवारी ले आने के लिए समुद्र ने किसका निर्णय कर लिया है? माफ करिएगा, किसका निर्माण कर लिया है? रत्नाकर ने निर्मित कर ली स्वर्ण सड़क अति प्यारी, सोने की सड़क का, सोने की अच्छी सड़क का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का समानार्थी शब्द नहीं है? रत्नाकर मतलब भी समुद्र होता है, पयोधी, जलनिधि, समीर मतलब होता है वायु, हवा। तो घ विकल्प सही है, इसमें नहीं है। जो पाठ्यपुस्तक से दिए गए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। एक सीन पैसेज है। तो हुआ यह कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे अपने लक्ष्य भूल जाते हैं और अपने ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। पहला विकल्प है, देश में कोटि कोटि
दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था है? अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। तो व्यवस्था है अनेक कायदे कानूनों का बनाना। किन लोगों का मन हर समय पवित्र नहीं होता? तो जिन लोगों को इन कार्यों में लगाया गया है उनका मन हमेशा पवित्र नहीं होता। किन कामों में? जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य की स्थिति को अधिक उन्नत बनाने में लगे हुए हैं उन लोगों का। अच्छा, एक और है जो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को, सभी है इसमें, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य हैं। तो इसमें ख और ग दोनों ही विकल्प सही होंगे। घ। भारतवर्ष कानून को सदा किस रूप में देखते आ रहा है? भारतवर्ष सदा से ही कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। धर्म के रूप में। लेखक के अनुसार किसे धोखा नहीं दिया जा सकता है? तो लेखक के अनुसार धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है। धर्मभीरू लोग किससे लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं? धर्मभीरू लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। कानून की त्रुटियों से। आगे पाठ्यपुस्तक से फिर एक काव्यांश दिया है। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, थक कर करेगा छक्कर दुख सुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। दीवानों की टोली क्या नहीं पूछने के लिए कहती है? हमसे मत पूछो कि किस और चले। हम क्या करते हैं? हम किस और चले। वे कौन लोग हैं जो जग को अपना कुछ दिए चले? सन्यासियों की तरह रहने वाले, अपना स्वार्थ के लिए जीने वाले, दूसरों की लड़ाई करने वाले, मस्ती से जीवन जीने वाले। घ विकल्प। दो बात कही दो बात सुनी, इस पंक्ति के बाद अगली पंक्ति कौन सी है? दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। आसान प्रश्न। दीवानों की टोली सुख दुख के घूंटों को किस तरह पीकर चल रही है? एक नज़र से देखकर, एक भाव से छककर, हाथों से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर। एक भाव से। चलना है बस इसीलिए चले, इस पंक्ति में क्या भाव निहित है? बिना उद्देश्य के चलना। अब आपकी पाठ्यपुस्तक से प्रश्न उत्तर है। निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय का मतलब है कि जैसे आप कोई वस्तु लेते हैं, उसके बदले रुपए पैसे ना देकर दूसरी कोई वस्तु देना, वस्तु का आपस में क्रय और विक्रय करना। तो वस्तु विनिमय का तात्पर्य है लेन देन के लिए रुपये पैसों के स्थान पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना। क्रय विक्रय, जैसे कि आपकी बुक में जो चैप्टर है उसमें बदलू चूड़ियों के बदले अनाज या फिर कपड़े लिया करता था। और ये पद्धति क्या है? ये जो वस्तु विनिमय की पद्धति है ये गाँव में अधिक प्रचलित है, ज़्यादा प्रसिद्ध है, ज़्यादा इस्तेमाल होती है। प्रचलित है। यहाँ लोग अन्न के बदले, अनाज के बदले कोई खाने पीने की चीज़ें या फिर किसी खाने पीने और कपड़ों के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। और इस समय इस पद्धति का स्थान रुपये पैसों ने ले लिया है। अगला प्रश्न है, लेखक को गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद क्यों आई? तो लेखक जब बस में बैठा हुआ था, उसको लगा कि बस के जितने भी पार्ट्स हैं वो क्योंकि सभी खराब थे, वो भी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, और उनको और उनके मित्रों को लगा कि ये जो बस है ये आज़ादी के टाइम पर जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ होगा उस समय की होगी। इतनी पुरानी ये बस होगी जिस तरह से उसकी हालत थी और जितनी पुरानी वो लग रही थी। सो बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को असहयोग
और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय की याद आ गई, के समय की याद आ गई कि यह बस शायद तब की होगी जब गांधी जी ने ये आंदोलन चलाए थे, शायद उतनी ही पुरानी होगी क्योंकि क्योंकि इन आंदोलन की तरह ही बस का हर हिस्सा पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहा था, जैसे कि असहयोग आंदोलन में हुआ था। हम भारतीय जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज़ थे, उनका सहयोग नहीं कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह। आगे है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है? कवि ने कहा है कि जो पक्षी और बादल है ये एक देश से दूसरे देश में जाकर वहाँ पर सद्भावना का संदेश देते हैं, तो इसीलिए ये भगवान के डाकिए है, क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश जाकर सद्भावना का संदेश देते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान के डाकिए कहा गया है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री ने ऐसा क्यों कहा है? तो कवयित्री मनुष्य को यह कहकर कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, उसे आशावादी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। मनुष्य को आशावादी बनने के लिए प्रेरित करने के लिए। नेक्स्ट है, कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने एक प्रार्थना गीत में क्या लिखा है? तो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में भले ही मुझे कितना भी नुकसान उठाना पड़े या फिर कितने भी धोखे खाने पड़े, लेकिन कोई भी ऐसा अवसर ना हो प्रभु जिस समय पर मैं आप पर संदेह करूं। सो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में ईश्वर से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आप पर संदेह शक ना करूं। नेक्स्ट, आगे निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहमदनगर से जुड़ी कौन सी घटना आज भी याद की जाती है? अहमदनगर के साथ एक जो साहसिक चांद बीवी की घटना जुड़ी है, साहसिक चांद बीवी की घटना, जिसे आज भी याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अकबर की सारी सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था और बाद में उनके ही अपने किसी आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज और हरिद्वार किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर लगने वाले कुंभ के मेले के लिए। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के कौन कौन से कारण बताए जाते हैं? एक तो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित वातावरण या फिर भूकंप या व्यापारिक गिरावट।
व्यावहारिक गिरावट, ये कुछ कारण हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कुछ कारण माने जाते हैं। गिरावट। आगे है, बौद्ध साहित्य में वैशाखी पूर्णिमा को महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है? तो भगवान बुद्ध का जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही वैशाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसीलिए बौद्ध साहित्य में वैशाखी पूर्णिमा को एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। नेक्स्ट, आगे निम्नलिखित प्रश्नों के निर्देशानुसार सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। हमारे देश के उत्तर में हिमालय एक प्रहरी की भांति खड़ा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक हिमालय। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन का सही रूप है? दिशाओं, क्षमताओं, नागरिकों, परिस्थितियों, ये शब्द सही है। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसमें विशेषण विशेष्य का सही संबंध है? विस्तृत भूभाग, अमन चैन, गुण दोष। तो ये है विस्तृत भूभाग। भूभाग कैसा है? विस्तृत है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। दिए गए शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सिद्धार्थ, ये गलत है। विपत्ति, ये भी गलत है। विरुद्ध, भौगोलिक होना चाहिए, ग विकल्प सही है इसमें। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सो करण। मैं पुस्तक शीघ्रता से पढ़ता हूँ, मैं के स्थान पर आप का प्रयोग करने से वाक्य का रूप क्या होगा? आप पुस्तक शीघ्रता से पढ़े, नहीं, सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। आप पुस्तक शीघ्रता से पढ़ते हैं, वह विकल्प सही है। निम्नलिखित शब्दों में से अधिक शब्द की उच्चतम अवस्था होगी अधिकतम। सेवक बिस्तर से उठ बैठा, वाक्य में उठ बैठा क्रिया का कौन सा भेद है? उठना और बैठना, ये है संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। विद्यालय, नदीश, गणेश, देवोत्थान शब्दों का संधि विग्रह कीजिए। संधि विच्छेद करना है। विद्यालय, सो विद्या प्लस आलय। नदीश, नदी प्लस ईश। गणेश, नदी, नदी प्लस ईश। गणेश, गण प्लस ईश। देवोत्थान, देव प्लस उत्थान, उत्थान। आगे है, यथावसर, महात्मा, गंगापुत्र, त्रिकोण शब्दों का समास विग्रह कीजिए। यथावसर मतलब जैसा अवसर हो, अवसर के अनुसार, अवसर के अनुसार, और इसमें है अव्ययी भाव समास। समास नहीं पूछा है, सिर्फ विग्रह ही पूछा है। महात्मा, महान आत्मा, या महान है जो आत्मा, अर्थात महात्मा, आत्मा, ये है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है, गंगापुत्र, गंगा का पुत्र, ये है तत्पुरुष समास। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह, ये है द्विगु समास का समूह। नेक्स्ट है, उत तथा सम उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। उत जैसे उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम, उत्कर्ष, उत्साह। सम, समकालीन, कालीन। समर्पण या फिर समर्पित, समर्पित, समाचार। ठीक। दार और इला शब्द से दो दो शब्द बनाइए प्रत्यय से। तो जिसके लास्ट में दार आता हो, ईमानदार और चौकीदार। समझदार, समझदार। ईला जिसमें लगा हो, चमकीला, चमकीला, सुरीला, रंगीला आदि। नेक्स्ट, आगे दिए गए निर्देश के अनुसार पत्र लिखिए। आपका नाम मनदीपा या मनदीप है, आप सेक्टर 62B मोहाली में रहते हैं। समाचार पत्र दैनिक भास्कर के हास परिहास अंक में आपके लिखे चुटकुले प्रकाशित होते हैं। इस कारण से समाचार पत्र समूह ने आपको 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है।
इसकी जानकारी देते हुए अपने दादाजी को एक पत्र लिखना है। ओके, सो इस तरीके से इसको आप लिखेंगे। सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा मोहाली, 7 सितंबर, दिनांक जब आप लिख रहे हैं, प्रिय दादाजी, नमस्कार, मैं यहाँ पर कुशलतापूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी सब परिवार सकुशल होंगे। मुझे आपको यह खुशखबरी सुनाने का अवसर मिला है कि समाचार पत्र दैनिक भास्कर समूह ने मेरे चुटकुलों को पसंद किया और उन्हें अखबार के हास परिहास अंक में प्रकाशित किया, जो लिखा है एज इट इज़, जिसके लिए मुझे 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है और मुझे गर्व है कि मेरे चुटकुले लोगों को हंसाने में मददगार साबित हुए हैं। आपका साथ और प्रेरणा मुझे हमेशा आगे बढ़ने की दिशा में सहायक रहा है और मैं आपका आभारी हूँ। इसे मैंने आपके मूल्यवान सीखों से प्राप्त किया है। धन्यवाद आपके असीम स्नेह और समर्थन के लिए। आपका सुपुत्र मनदीप। ओके, चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 8वीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।